Hello students, I hope you are doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and now let's take a quick review of chapter 13th of your grade 10th. तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर हम सोर्सेज एंड यूजेस पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, उसके बाद हम आ जाएंगे प्रोटीन्स पर, प्रोटीन्स के बाद हम लिपिड्स को डिफाइन करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम विटामिन्स को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से। याद रखिए स्टूडेंट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन में लिखता हूँ तो आपको याद आ जाएगा, आपने अपने प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा इसको। सो आइए उस रिएक्शन को लिखते हैं कि जब 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे बनता है C6H12O6। इसके लिए एक कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, वो कंडीशन क्या होती है कि एक तो सनलाइट आपको चाहिए होती है, दूसरा क्लोरोफिल की मौजूदगी में ऐसा रिएक्शन होता है। सो इसमें आपके देखिए एक तो ग्लूकोज बनेगा, साथ साथ आपको 6 मोल्स ऑफ या 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी मिलेंगे। अब ये आप देखिए, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। सो यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जनरली 3 मेन क्लासिफिकेशन है जिसमें मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स शामिल हैं। बारी बारी हम थोड़ा बहुत इनके बारे में स्टडी करेंगे। सो मोनोसैकेराइड्स ऐसे होते हैं कि जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, यानी उसमें वाटर जब ऐड करेंगे तो उस मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें मॉलिक्यूल वाटर की मौजूदगी में ब्रेक हो जाए। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस कहते हैं ब्रेकेज को। स्टूडेंट आपने याद रखना है कि मोनोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस हो सकती है और पॉलीसैकेराइड्स की भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। ये पहली बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी है कि मोनोसैकेराइड में 3 से 6 कार्बन एटम होते हैं। ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं कि जिनकी हाइड्रोलिसिस से आपको मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। अगर आपको 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स यहाँ पे मिल सकते हैं। फिर पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो उसकी हाइड्रोलिसिस से आपको 10 से 1000 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स के मिल सकते हैं। सो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है। मोनोसैकेराइड्स की थोड़ी बात स्टडी कर लेते हैं कि मोनोसैकेराइड्स में स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि 3 से 6 कार्बन हो सकते हैं। अगर तो कार्बन के अमाउंट 6 है तो उसको हम हेक्सोसिस भी कहेंगे, जैसे ग्लूकोज है। सो ग्लूकोज को स्टूडेंट हम हेक्सोस कह रहे हैं 6 कार्बन की वजह से, और इसको पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी कहेंगे। अब अल्डिहाइड इसलिए कह रहे हैं, देखिए आपके पास ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये मौजूद है। अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O H आ गया तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और स्टूडेंट अब इसको पेंटाहाइड्रोक्सी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ये देखें, ये 1 2 3 4 और 5, तो 5 मतलब पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इस वजह से इसको नाम देते हैं। तो ये ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर में फर्क है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, यानी यहां पर भी ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 है और फ्रुक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी यानी पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। कीटोन देखिए कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों तरफ आके R ग्रुप है, तो इस वजह से ये कहला रहा है पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। पेंटाहाइड्रोक्सी वन सेकेंड स्टूडेंट 5 इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है अबाउट मोनोसैकेराइड। बढ़ते हैं स्टूडेंट ओलिगोसैकेराइड्स की तरफ। तो ओलिगोसैकेराइड में सबसे पहले आते हैं डाइसैकेराइड, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। अब ये डिपेंड करेगा ये डाइसैकेराइड क्यों होगा, अगर तो 2 यूनिट आपको मिलते हैं मोनोमर के। यहाँ पे स्टूडेंट एक आपको ग्लूकोज मिल रहा है और एक फ्रुक्टोज मिल रहा है, टोटल आपको 2 यूनिट मिल रहे हैं मोनोमर्स के। यानी ये मोनोमर्स आपका एक्चुअली मोनोसैकेराइड्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस वजह से ये क्या कहलाएगा, आपका डाइसैकेराइड कहलाएगा। अगर स्टूडेंट ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलिसिस के बाद 3 यूनिट्स आपको दे मोनोसैकेराइड्स के, तो वो ट्राइसैकेराइड कहलाएगा, जैसे यहाँ पे शो हुआ है। देखें ये ट्राइसैकेराइड है, इसका नाम होता है रेफिनोज। और ये क्यों ट्राइसैकेराइड कहला रहा है, क्योंकि ये आपको 3 मोनोमर्स यानी 3 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट दे रहा है। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। अगर 10 से 1000 यूनिट्स आपको मिल जाएं मोनोसैकेराइड्स के, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। पॉली का मतलब होता है मैनी। तो स्टूडेंट स्टार्च और सेलुलोज इसकी एग्जांपल है।
अब बात करते हैं सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स के मेजर सोर्सेज तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सीरियल्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट सेलुलोज जो है वो प्लांट से हासिल होता है, जो कि एक्चुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं, अब यूजेस देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो आपने ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज आपको 15.6 किलो जॉल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मजीद अगर हम इसके यूजेस को देखें तो सुक्रोज जो है वो कॉमन टेबल शुगर है। और याद रखें स्टूडेंट्स के ग्लूकोज जो है वो एनिमल मसल में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फिर स्टार्च को हम डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च ध्यान में रखना है कि पॉलीसेकेराइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करते हैं और डेक्स्ट्रिन ग्लू का काम करता है या एडहेसिव का काम करता है किसी भी चीज के लिए। फिर स्टूडेंट वुड का तो कॉमन सोर्स आप जानते हैं कि वुड का कॉमन यूज क्या है कि वो जलाने के काम आती है, कुकिंग वगैरह के लिए यूज होती है क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है। और सेलुलोज का स्टूडेंट एक और पर्पज भी है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये क्लॉथ वगैरह बनाने में यूज होता है। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यूजेस अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में आप याद रखें, ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं जब इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि प्रोटीन्स की अगर हाइड्रोलिसिस हो तो उनका मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा और आपको मिलेंगे अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब आप रिवर्स में भी सोचें कि अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बना रहे होंगे, प्रोटीन्स बना रहे होंगे। सो ये बात आपको अच्छे से समझनी है। फिर हम बात करते हैं कि प्रोटीन जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स हैं और ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 10,000 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। सो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। जैसे अभी मैंने बताया बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाएंगे, तो 20 अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। 20 में से 10 ऐसे हैं स्टूडेंट जो कि हमारे लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब ये होगा कि वो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो डिफरेंट हम फूड से उनको गेन करते हैं। फिर 10 ऐसे हैं स्टूडेंट जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, वो नॉन एसेंशियल है क्योंकि वो बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि मैंने आपको बताया प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो ये देखिए ये प्रोटीन है, उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है और आपको क्या मिल रहा है, अमाइनो एसिड्स। इसको अमाइनो एसिड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपका एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे देख लें, और ये आपका अमाइन ग्रुप है। सो इस वजह से हम इसको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। बात करते हैं मजीद अमाइनो एसिड्स कैसे बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन की। तो स्टूडेंट देखेंगे मैंने 2 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल लिए। अब इनमें क्या होता है कि H और OH आपस में मिल जाता है। एक अमाइनो एसिड्स का हाइड्रोजन दूसरे अमाइनो एसिड्स के हाइड्रोक्सल से मिल जाता है और यहाँ पे क्या होती है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, जिससे आपको अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे, क्योंकि देखें अगर OH और H को हटा दें तो C डबल बॉन्ड हो NH के साथ जुड़ जाएगा, तो वो ये रहा, इसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं और ये मॉलिक्यूल आपका डाइपेप्टाइड कहलाएगा। इसी तरह स्टूडेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर आप अमाइनो एसिड्स के ले लें तो उसमें ये पेप्टाइड लिंकेज बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज इसको कहेंगे, और वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स के बहुत सिंपल सोर्सेज हैं स्टूडेंट, ये मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, एग्स में, मिल्क में, चीज में, पल्सेस एंड बीन्स में पाया जाता है। सबको आप अच्छे तरीके से फैमिलियर हैं। उसके अलावा यूजेस ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो स्टूडेंट ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन प्रोटीन से होती है। इंजाइम जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, इंजाइम प्रोटीन है जो कि बायोलॉजिकल स्पीशी में कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट का काम करता है, यानी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। उसके अलावा स्टूडेंट प्रोटीन्स एंटीबॉडीज का काम करती है, यानी बीमारियों से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज होती है वो एक्चुअली प्रोटीन्स ही बना रही होती है। फिर बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स स्टूडेंट्स याद रखें फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं जो कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन से बनते हैं। हम इसके बारे में मजीद बात भी करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट के सॉल्युबल होते हैं लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं। फिर लिपिड्स में स्टूडेंट फैट्स और ऑयल्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स और विटामिन्स आ जाते हैं। फिर हम मजीद अगर बात करें फैटी एसिड्स की, क्योंकि फैटी एसिड्स ने मिलके लिपिड्स बनाना होता है, जैसे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं वैसे फैटी एसिड्स मिलके लिपिड्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट फैटी एसिड जो है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स होंगे। तो फैटी एसिड्स जैसे आपका स्टेरिक एसिड है, ये बहुत सारे देखें फैटी एसिड मिले और स्टेरिक एसिड बन गया, इसी को हम लिपिड्स भी कहेंगे। तो स्टूडेंट याद रखें 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल जब भी ग्लिसरॉल से मिलते हैं तो ये बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और यही आपके सिंपल लिपिड्स होते हैं।
सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स की बात करें तो लिपिड सैल्मन जो कि फिश है उसमें पाया जाता है, फिर वेल में होता है, सीड्स में होता है, कॉड लिवर ऑयल। स्टूडेंट्स, कॉड जो है वो एक्चुअली फिश है, उसके लिवर में ऑयल होता है, सो उसमें भी आपका लिपिड्स पाया जाता है। फिर मिल्क में होता है, बटर में होता है, चीज और घी में भी लिपिड्स होते हैं। अब स्टूडेंट, यूजेस ऑफ लिपिड्स की बात करें तो हम पहले देख सकते हैं कि ये ऑयल जो कि है कुकिंग वगैरह में यूज होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो वेल जो या जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो स्किन है उसमें एक्चुअली फैट्स होता है जो कि उसको एज एन इंसुलेटर वर्क करता है। स्टूडेंट, इसी तरह हार्ट और किडनीज में भी फैट्स होते हैं जो कि हमें मजीद बीमारियों से बचाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर लिपिड्स के मजीद यूजेस की बात करें तो विटामिन डी की फॉर्मेशन भी लिपिड से होती है। इसके अलावा ऑयल जो है वो सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में यूज होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड्स की। तो न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर। फिर इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है और एंड पे हम बात करते हैं पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन वाले शुगर होती है इसके अंदर। स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स की अगर मजीद बात करें तो वाइटल कंपोनेंट होता है, ये तमाम लिविंग सेल में पाया जाता है और सर्व एज इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेंटर्स के तौर पे ये यूज होता है। स्टूडेंट्स, अगर न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो इसकी 2 काइंड्स हैं। पहली काइंड है डीएनए, जिसके बारे में हम बहुत ऑलरेडी फैमिलियर भी हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स होता है। स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले जे वैटसन एंड फ्रैंकिस क्रिस ने इसके बारे में डिस्कवर किया 1953 में। उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और डीएनए में याद रखें तमाम की इंफॉर्मेशन जो है डीएनए में स्टोर होती है। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आसानी से स्टोर कर लेता है, ट्रांसमिट भी करता है, जो कि लेग्स बनाने में, हैंड्स बनाने में, हेड, लिवर, हार्ट और किडनीज बनाने में यूज होती है। आपने एक और चीज याद रखनी है, डीएनए में शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। ये आपकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। फिर अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स होता है। देखिए इसके 2 स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हम आरएनए की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है। फिर डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, डी का मतलब डीऑक्सीराइबोज होती है, और आरएनए जो है वो राइबोज शुगर होती है। फिर स्टूडेंट, डीएनए जो है वो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को ताकि प्रोटीन बनाए, और ये पास करता है इन्फॉर्मेशन आरएनए की तरफ, और आरएनए का काम होता है कि वो एक्चुअली एट द एंड प्रोटीन्स को फॉर्मेट करे, यानी प्रोटीन को बनाए। तो आरएनए जो है इंफॉर्मेशन डीएनए से लेगा, उसको डिकोड करेगा ताकि प्रोटीन बन जाए। अब बात करते हैं विटामिन की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि डिजीज से बचने के लिए यूज होते हैं। डिजीज, हमारी बॉडी में जो बीमारियां होती हैं उसको रोकने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो एजिकमैन ने 1897 में इसका नाम आता है, फिर हॉपकिंस का नाम आता है, और कैसमिर फंक जिसने सबसे पहले विटामिन का लफ्ज यूज किया, क्योंकि वाइटा का मतलब होता है लाइफ। स्टूडेंट, इसके सोर्सेज और यूजेस को विटामिन के देखें तो अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके सोर्सेज क्या है। मिल्क में होता है, बटर, फिश, ऑयल्स में होता है, एग्स में होता है। ये नेसेसरी कहाँ के लिए है, आईज और स्किन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए यानी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो सकती है, आपकी स्किन भी ड्राई हो सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट, एक और विटामिन को देख लेते हैं, विटामिन डी को देख लेते हैं। विटामिन डी के सोर्सेज आपको बताए गए हैं। ये कहाँ 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 के लिए ज़रूरी है, बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी है। और इसकी अगर कमी हो जाए तो रिकेट्स हो सकती है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों में बहुत कॉमन है, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकती है, जिसमें हड्डियाँ बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो ये बातें आपने विटामिन के बारे में याद रखनी है। होपफुली स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk।